नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल हूँ, सीनियर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, दिल्ली और नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की इन चाइल्डहुड। चिल्ड्रन में ये क्यों रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ये क्या चीज़ है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस है जो बहुत छोटी होती है। ये इस साइज़ की होती है, बहुत ही छोटी है एंड इट हैज़ अ डिस्प्ले ओवर हियर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही छोटी, हमारे जैसे पुराने ज़माने में वॉकमैन्स आते थे उस तरह की होती है। इसको इस पाउच में डाल के आप बेल्ट में लगा सकते हैं या एक स्लिंग बैग में डाल सकते हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होती है। दूसरी चीज़, इसके लिए स्पेशल कप्स आते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के कप होते हैं हमारे पास, जो बच्चों की हर आर्म साइज़ के लिए फिट होने चाहिए। ये एक स्पेशल डिवाइस है, बच्चों के लिए स्पेशली कैलिब्रेटेड है एंड अप्रूव्ड है। तो ये हमें ज़रूरत क्यों होती है बच्चों को 24 आवर बीपी चेक करने की? बिकॉज ये डेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल है कि जिन बच्चों का बीपी चाइल्डहुड में ही थोड़ा अपर साइड में रहता है, नॉट इवन हाइपरटेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन येट, जिनका बीपी अपर साइड में रहता है, जिसे हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो अडल्टहुड में जाके, अर्ली अडल्टहुड में जाके हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जैसे कि एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, या आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट हार्ट का बड़ा हो जाना हो गया, आपकी जो कैरोटिड वेसल्स होती हैं वो थिक हो गई तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, इस्केमिक अटैक्स के चांसेस बढ़ते हैं। बच्चों में ग्रोथ इश्यूज होते हैं कि कुछ बच्चे ठीक से बढ़ नहीं रहे होते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली उनको न्यूरोकॉग्निटिव इश्यूज होते हैं कि उनका कॉग्निशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीपी पे भी हमें उतना ही एम्फेसिस देना होता है जितना कि हम अडल्ट में देते हैं। जैसे एक अडल्ट ओपीडी में जाएगा और वो दिखाना शुरू करेगा तो देयर विल बी वेट करेंगे लोग, उसका बीपी चेक करेंगे, अगर वो डायबिटीज की हिस्ट्री देगा तो शुगर भी चेक करेंगे। तो सेम बच्चों में भी फॉलो होना चाहिए बियॉन्ड 3 years ऑफ एज। 3 साल के बाद बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं बीपी चेक कराने में। 3 साल से कम भी बच्चों का बीपी चेक करना होता है, लेकिन वहाँ स्पेशल सिचुएशंस हैं, वहाँ करते हैं। सो ये मशीन जो हमारी बाकी मशीन्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? नंबर 1, ये 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक बीपी चेक करती है। इसकी रीडिंग्स मोर एक्यूरेट होती हैं बिकॉज ये बहुत प्रिसीजन वाली है। ये रात में भी अपना बीपी चेक करती रहती है। अगर रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं, इनके चार्ट्स अलग होते हैं, अगर उनके हिसाब से इसकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज, जैसे मैंने डिस्कस किया, हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज एट्सेट्रा। और ये हमारा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर करती हैं कि जो दिन का बीपी है और जो रात का बीपी है उसमें डिफरेंस होता है। तो इस बीपी मशीन से जब बीपी चेक करते हैं तो उनमें दिन के और रात के बीपी के चार्ट्स अलग अलग हैं। तो उसमें कम से कम हमारा 10 to 20% का फॉल होना चाहिए दिन के बीपी से। अगर वो फॉल नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि बच्चा हाइपरटेंसिव है। ये जो फॉल है इसको हम नॉर्मल डिपिंग बोलते हैं। जिनको डिपिंग नहीं हो रही, जो नॉन डिपर्स हैं, या रिवर्स डिपिंग है कि जिनका रात में बीपी बढ़ जा रहा है, वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं लेटर कॉम्प्लिकेशंस के। सो ये हमें कब यूज़ करना होता है कि हम नॉर्मली तो हर बच्चे को आएगा, उसको ABPM नहीं लगाएंगे, तो किस बच्चों को ABPM की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है? जिनको हम OPD में बीपी चेक कर रहे हैं और रिपीटेडली हाई आ रहा है, जो पेशेंट्स किडनी डिजीज़ के हैं उनको, जिन पेशेंट्स का कभी कोई हार्ट डिफेक्ट था जो रिपेयर हुआ है, स्पेशली जो आयोर्टिक आर्च के रिपेयर्स होते हैं वो बहुत हाई रिस्क ऑफ बीपी पे होते हैं। डायबिटीज़ है, बच्चा ओवरवेट है, ओबेसिटी है, बच्चे को रात में स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग है, बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है, बार बार उठ जाता है, रात में उठ के खांसी करता है बहुत ज़्यादा। जिन बच्चों को ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, कुछ बच्चे जो मेडिकेशन पे चल रहे हैं उनको, जैसे ADHD की मेडिकेशंस हैं या कुछ और मेडिकेशंस हैं, जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन डायग्नोज्ड है और वो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं। अब ये देखना है कि उनकी कंप्लायंस कैसा है, उनका कंट्रोल कैसा है, तो भी आप ABPM को यूज़ करते हैं। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं। अदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो और कौन से बच्चे इसकी कैटेगरी में आते हैं जिनको यूज़ करना चाहिए? अगर हम डेटा की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज हैव ब्लड प्रेशर एबनॉर्मेलिटीज। तो अराउंड 5 years की एज पे
जो प्री टर्म्स पैदा हुए हैं या जिनका लो बर्थ वेट था उनका एक ABPM होना चाहिए, ये सजेशन है। जो बच्चे स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हैं वो भी 1/3, स्टेरॉइड रेजिस्टेंस में तो ब्लड प्रेशर क्लियरली बढ़ ही जाता है, लेकिन स्टेरॉइड सेंसिटिव में भी 1/3 बच्चों का BP हाई होता है, तो वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अदर रिक्वायरमेंट आती है जो सिंगल किडनी वाले पेशेंट्स हैं। लार्ज स्टडीज में ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ सिंगल किडनी पेशेंट्स हैव ब्लड प्रेशर एबनॉर्मेलिटीज़, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं और मेडिकेशन ले रहे हैं, सो उनका हमें BP ज़रूर रिकॉर्ड करना होता है। तो हम अब ये डिसाइड करेंगे कि हमें डिवाइस कैसे चूज़ करनी है। तो बहुत थोड़ी सी डिवाइसेस हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। आप अगर ऐसे देखने जाएंगे तो अमेज़न पे या और ऑनलाइन साइट्स पे बहुत सारी डिवाइसेस मिलेंगी जो अप्रूव नहीं है बट अवेलेबल हैं। अवेलेबल डज नॉट मीन कि वो यूज़ कर सकते हैं आप। सो अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास मल्टीपल साइट्स होती हैं कि ये अप्रूव्ड डिवाइस है या नहीं। सो एक तो DABL एजुकेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके, ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके आप पीडियाट्रिक ABPM मॉनिटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अप्रूव्ड हैं और वो किस मेथड से BP चेक करते हैं, बिकॉज हर मॉनिटर के चार्ट्स अलग हैं। तो आप जिस मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं उसी का चार्ट भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। सो हाउ टू यूज़, वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमने अब ये ABPM लगाना है, तो इसको कैसे लगाएंगे। हम नॉर्मली इसको नॉन डोमिनेंट आर्म पे लगाते हैं। अगर बच्चा राइट हैंडर है तो हम उसको लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे और लेफ्ट हैंडर है तो उसको राइट हैंड पे लगाएंगे। आइडियली आपको दोनों आर्म्स का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, और अगर दोनों के आर्म्स के ब्लड प्रेशर में 5 मिलीमीटर्स का डिफरेंस है तो आपको जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है BP उस तरफ लगाना होता है। कितना फ्रीक्वेंटली ये मेजर करता है BP, ये एवरी मोमेंट मेजर नहीं करता, इन्वेजिव BP की तरह नहीं है एवरी सेकेंड दिखाएगा। सो दिस इज अ नॉन इन्वेजिव वे, जस्ट कफ लगाया हुआ है, वो कितनी देर में इन्फ्लेट करता है। तो दिन में अब हर 15 से 20 मिनट में एक बार BP नापेगा और रात को सोते वक्त हर 20 से 30 मिनट में एक बार BP नापेगा। वो हमारी प्रीसेट सेटिंग्स होती हैं, उनको हम प्रीसेट करके पेरेंट्स को बताते हैं कि दिन में ये इतनी बार नापेगा और रात में इतनी बार नापेगा। पेरेंट्स को क्या करना होता है जब बच्चे को ABPM की मशीन लगी है, पेरेंट्स को एक डायरी बनानी होती है जिसमें आपको लिखना होता है कि अगर कोई BP की मेडिकेशन है तो वो आपने किस टाइम पे दी है, बच्चा किस टाइम पे सोया है, किस टाइम पे उठा है, दिन में सोया है तो दिन में किस टाइम पे सोया, दिन में किस टाइम पे उठा। जैसे मैंने पहले बोला कि ये दिन और रात सोते वक्त की और जगते वक्त की BP की नॉर्मेटिव वैल्यू अलग अलग है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे बच्चा सो रहा था। देन आपको अगर बच्चा कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो पीरियड नोट डाउन करना होता है। आइडियली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड, बट लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खेलना ही चाहते हैं कि उनका फुटबॉल क्लास है या क्रिकेट खेलने जाना है या बैडमिंटन खेलने जाना है, स्केटिंग है, तो वो वाले हम BPs अवॉइड करते हैं कि वो हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे ने ये एक्टिविटी की है। तो जब हमारे पास नेक्स्ट डे पेरेंट्स आते हैं मशीन लेके तो हम लोग सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कितने घंटे का BP रिकॉर्ड हुआ है। एटलीस्ट 20 आवर्स का तो होना ही चाहिए, 20 आवर्स से कम तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 20 आवर्स में 70% ऑफ द रीडिंग्स शुड बी एक्यूरेट, मेजर्ड, 70% सक्सेसफुल रीडिंग्स होनी चाहिए। अगर हम 20 आवर्स में 70 सक्सेसफुल रीडिंग्स की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 रीडिंग हमारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी 40 से 50 रीडिंग हमारी दिन की ही आ जाएं और रात का कुछ रीडिंग ही नहीं आए। तो रात में सोते वक्त हर घंटे की एटलीस्ट एक रीडिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज़ के जो बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं कि किसी बच्चे का BP किसी टाइम पे बहुत लो रिकॉर्ड हुआ, उसको ये हालांकि हम लोग ऑटोमेटेड सेटिंग करके देते हैं कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करे और रिपीट चेक करे, बट समटाइम्स कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें नहीं होता, बहुत एक्सट्रीम्स वैल्यू आ जाती हैं कि 250 260 आ गया, तो वो हम उनको डिस्कार्ड करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ पे जाते हैं। अदर थिंग कि डिवाइस को गीला होने से बचाना होता है। अगर ये डिवाइस गीली हो गई या भीग गई तो ये ठीक से मेजर नहीं करेगी। थर्ड थिंग आपको ये डिसाइड करना होता है कि इसको उतारना नहीं होता है 24 आवर्स में, इसको लगे रहने देना होता है। सपोज़ किसी वजह से आपको उतारना पड़ रहा है कि बच्चे को नहाने जाना है या किसी और रीज़न से, तो जैसे ही एक BP लिया गया तब उतार देंगे और इसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे वापस लगाएंगे सो दैट मिस्ड रीडिंग कम से कम हो। और जब आपने उतार के रखा है इसको
तो उस टाइम पे इसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ये ऑन ही रहेगा। ताकि अगर कोई रीडिंग मिस हो रही है तो हमें पता चलता रहे। जब हमने ये सब देख लिया कि हमारी रीडिंग्स क्या आई हैं क्या नहीं आई हैं, तो हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली क्या क्या रीडिंग्स आती हैं। मीन ब्लड प्रेशर आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है यानी कि जो ऊपर वाला होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली हम बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर के लोड्स आते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑफ द रीडिंग्स हायर हैं हमारी टारगेट वैल्यू से। हर एक बच्चे की वेट, एज, सेक्स, हाइट के हिसाब से टारगेट वैल्यूज होती हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या फिल करना है उस बच्चे के लिए। देन डिपिंग का स्टेटस आता है, सिस्टोलिक डिपिंग का स्टेटस आता है, डायस्टोलिक डिपिंग का स्टेटस आता है। स्लीप वेक पीरियड्स में दोनों में ये सारी चीजें अलग अलग आती हैं कि स्लीप में अलग आएंगी और वेक में अलग अलग आएंगी। अगर हम देखें तो हमारी बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब हमें हर चीज़ देखनी होती है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। अगर हमारी 25% रीडिंग्स हमारे टारगेट वैल्यूज से ज़्यादा हैं, विच इज़ 95 परसेंटाइल ऑफ एज, सेक्स, हाइट के हिसाब से ज़्यादा हैं, तो वो हाइपरटेंशन है। चाहे वो सिस्टोलिक ज़्यादा है या डायस्टोलिक ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक भी ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन है। नॉन डिपिंग है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो डिप नहीं कर रहा, वो भी हम हाइपरटेंशन में ही काउंट करते हैं एज ऑफ नाउ। उस पर थोड़ा डिबेट है, बट स्टिल हाइपरटेंशन की तरह ही काउंट होता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म डेटा सजेस्ट करता है कि ये आगे चल के टारगेट ऑर्गन डैमेज के साथ कोरिलेट करता है। कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं सर बच्चा बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर रहा, ये लगा ही नहीं रहा है। बहुत छोटा बच्चा है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर बच्चा 9, 10, 11 साल का है या 12 साल का है, एडोलेसेंट हो गया है और वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका बीपी हायर है। ये स्ट्रॉन्ग डेटा है, ये सजेस्ट करता है कि हमें कि जो बच्चे बीपी टॉलरेट नहीं करते उनमें से बीपी मशीन टॉलरेट नहीं करते, उसमें से काफ़ी सारे बच्चों के बीपी हायर होते हैं और इसलिए वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम कैसे डायग्नोसिस देते हैं? तो डायग्नोसिस 4 तरह से आती है। नंबर 1 नॉर्मल है, नंबर 2 एम्बुलेटरी हाइपरटेंशन है, नंबर 3 इज अ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होती है कि आपने जो क्लिनिक में बीपी नापा था वो हायर था, लेकिन एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स नॉर्मल है, तो वो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाती है। ये अनस्टेबल सा फिनोमिना है, कभी नॉर्मल आएगी रीडिंग, कभी एबनॉर्मल आएगी, तो वी आर नॉट श्योर, तो हमें ब्लड प्रेशर 24 आवर मेजर करना पड़ता है। अदर इज अ मास्क्ड हाइपरटेंशन, क्लिनिक में रीडिंग नॉर्मल आ रही है लेकिन उसको डिपिंग नहीं हो रही है, उसका सिर्फ सिस्टोलिक बीपी हाई है या उसका सिर्फ डायस्टोलिक बीपी हाई है या मीन बीपी हाई है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम एबीपीएम से पता लगा पाते हैं। बेसिकली अगर हम ओवरऑल क्रक्स की बात करें तो एबीपीएम हमारे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट को एक प्रिसीजन देता है। हम लोग एक्यूरेटली डिसाइड कर पाते हैं कि किस बच्चे को ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन चाहिए और किसको नहीं चाहिए और कब तक चाहिए, क्योंकि हम फॉलो अप में भी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अब आते हैं जो पेरेंट्स मुझसे नॉर्मली सवाल पूछते हैं, सर हाँ मुझे सबसे पहले पूछते हैं कि क्या सर बच्चों में बीपी हाई होता है? तो क्लियरली देयर इज हाई बीपी इन द चाइल्डहुड। तो बच्चों को काफ़ी बीपी हाई होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, स्पेशली जो ओवरवेट या ओबीज हैं। थर्ड थिंग कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, बच्चा प्री टर्म है, तो ज़्यादा चांसेस हैं हाई होने के। थर्ड थिंग कि बच्चा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बॉर्डर लाइन ऊपर है, तो वो भी हाई रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर के, तो क्लियरली बच्चों को ब्लड प्रेशर होता है। सेकंड थिंग जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर हमारे पास एक घर में एक छोटी मशीन है जिससे हम बीपी नाप सकते हैं। नहीं, वो नॉर्मली जो मशीन हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं वो पीडियाट्रिक्स के लिए कैलिब्रेटेड नहीं होती हैं और उसका कफ भी अवेलेबल नहीं होता। इवन इफ यू गेट द कफ, आप वो मशीन कैलिब्रेटेड ही नहीं है कि वो बच्चे का बीपी नापे, तो वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। थर्ड थिंग जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या सर वो रिस्ट वाले जो बीपी की मशीन्स आती हैं जो वॉच की तरह बन जाती हैं ताकि हम ये कफ के डिस्कम्फर्ट से बच जाएं। आई नो दैट्स एन अपकमिंग टेक्नोलॉजी, बट एज ऑफ नाउ कोई भी रिस्ट डिवाइस पीडियाट्रिक के बीपी रिकॉर्ड करने के लिए अप्रूव्ड नहीं है। सो उसकी रीडिंग्स को आप एक मॉनिटरिंग की तरह तो नहीं ले सकते, बट समटाइम्स वी टेक इट एज अगर हाई आ रही है तो लेट्स डू एन ABPM and decide whether it's actually high or not. So ABPM एक बहुत यूजफुल टूल है जो हमारे किडनी पेशेंट्स को मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, और ABPM बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है और इसकी मशीन्स बहुत स्पेसिफिक हैं। अगर बीपी का हमें ज़रा भी शक होता है तो जितना अर्ली हम उसको ट्रीट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा। थैंक यू।